जैसा कि हमने पीएचपी में अपने लास्ट लेक्चर में पहला प्रोग्राम बनाया था पीएचपी का, वहां पर हमने वेरिएबल्स लिए थे। अब आज हम वेरिएबल्स के टॉपिक को ही कवर करेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और पीएचपी में कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल्स प्रोग्राम में वो वैल्यूज होती हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपनी डिफरेंट वैल्यूज रखती हैं। मींस अगर मैं कहता हूं $x या x वेरिएबल है, x इक्वल्स टू 10 कहीं पर, तो कहीं x की वैल्यू 5 भी होगी, कहीं 10 भी होगी। मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में चेंज, जिनकी वैल्यूज हम चेंज। वेरिएबल्स को अगर हम डिफाइन कर दें तो कैसे करेंगे? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग a variable is a storage location paired with an associated symbolic name and identifier which contains a value। मतलब अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पूछते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया गया, तो वेरिएबल्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स में ऐसे डिफाइन किया गया कि वेरिएबल्स जो होते हैं स्टोरेज लोकेशन होती है किसी सिंबलिक, जो उसका सिंबलिक नेम दिया हमने, या कह लीजिए एक आइडेंटिफायर जो दिया उसके लिए, तो वो आइडेंटिफायर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और वो जो आइडेंटिफायर होता है वो लोकेशन जो होती है उसकी मेमोरी के अंदर उससे जो पेयर्ड होता है। जैसे मैंने यहां पर किया $x इक्वल्स टू 10, $x इक्वल्स टू 10, तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया या डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 है, लेकिन इन मेमोरी इट विल रिप्रेजेंटेड एज कि जैसे हम जानते हैं कि मेमोरी ब्लॉक्स में होती है, तो ये क्या करेगा, एक ब्लॉक मेमोरी में ऑक्युपाई करेगा और उसको नाम x दे देगा, रेफरेंस दे देगा x। अब इसका लोकेशन होगा कुछ ना कुछ मेमोरी में, इसकी एड्रेस होगी। एड्रेस मान लीजिए 10321 इसकी कोई एड्रेस है मेमोरी में। तो ये जो x वेरिएबल है ये वैल्यू तो 10 स्टोर कर रहा है अपने अंदर, स्टोरेज लोकेशन, लेकिन ये स्टोरेज लोकेशन को रेफरेंस भी दे रहा है कि ये किस लोकेशन पे है, 10321। जब मैं x को कहूंगा ये x की वैल्यू पुट की जाए, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं $y इक्वल टू 5 और $c इक्वल्स टू $x प्लस $y। तो अब यहां क्या होगा, $x की वैल्यू आएगी। अब $x की वैल्यू मतलब x के अंदर जो वैल्यू, x के अंदर क्या है 10, लेकिन वो यहां से नहीं लेगा, वो मेमोरी से उठाएगा। मेमोरी में जो आपने इस वैल्यू को पहुंचा दिया, मतलब इस लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो लेगा। दिस इज द लोकेशन स्टोरेज। तो स्टोरेज में जो लोकेशन को इसके साथ पेयर किया जाता है और जो उसको एसोसिएटेड नाम दिया जाता है उसको पेयर कर दिया जाता है लोकेशन एड्रेस के साथ, और वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब यहां बात आती है कि हम जब किसी एक वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, तब हम नाम कैसे रखते हैं? तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो हमको करना पड़ता है। जब हम पीएचपी के लिए बात करते हैं तो सबसे पहला रूल है कि आपको $साइन लगाना पड़ेगा नाम से पहले। जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा उसमें पहले डॉलर को लगाना पड़ेगा। ये डॉलर लगाने के बाद आपको करेक्टर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, A to Z सारे, 0 to 9 सारी डिजिट्स, प्लस अ स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर। स्पेशल करेक्टर्स में सिर्फ एक अंडरस्कोर ही अलाउ होता है। अंडरस्कोर
दिस। इसके बाद हमें जो नाम को स्टार्ट करना होता है वो या तो किसी लेटर से करेंगे या अंडरस्कोर से करेंगे, उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएबल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स, नॉट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो यही चीज यहाँ बोली गई, पहली चीज के नाम को स्ट्रिक्ट ये डॉलर सिंबल से स्टार्ट करना है। दूसरा बोला गया अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है नाम के अंदर। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। फोर्थ वन वही कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वो इस नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल के नेम्स, जैसे कि हमने बताया कि पीएचपी केस सेंसिटिव है, इसीलिए वेरिएबल्स का नाम भी केस सेंसिटिव होंगे। मतलब मैंने यहाँ पर अभी $x = 10 लिया था, तो सेम केस अगर $X = 5 लेता हूं, ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। स्मॉल x इज डिफरेंट एंड $X इज डिफरेंट। तो ये यहाँ पर बताया गया कि ये केस सेंसिटिव है। कैपिटल लेटर्स अलग वर्क करेंगे और स्मॉल लेटर्स अलग वर्क करेंगे। जैसे मैं एक लेता हूं डॉलर कैपिटल, अब कैपिटल एक मैंने ले लिया इक्वल्स टू दिल्ली, और $1 कैपिटल में सारे मैंने अल्फाबेट्स लेटर कैपिटल लेटर्स में दे दिया, इसमें दे दिया लखनऊ। तो दोनों जो कैपिटल हैं वो डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स हैं यहाँ पर और ये कैपिटल हैं, तो दोनों वेरिएबल नेम, दोनों आइडेंटिफायर्स आर, बोथ आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट, दोनों ही आइडेंटिफायर डिफरेंट हैं। तो ये थे वेरिएबल्स। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे जो ये यहाँ पे वेरिएबल्स हैं इनका स्कोप कैसे होता है। वेरिएबल स्कोप की बात करेंगे अब हम। जी स्टूडेंट्स, अब बात आती है वेरिएबल्स का स्कोप। लेकिन वेरिएबल स्कोप से आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि जैसे हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स डिफाइन करते समय हम क्या करते थे, हम करते थे ये कि int x = 5 और int x, तो वहां पर हम ये देखते थे सी के अंदर कि जब हम डिक्लेयर करते थे वेरिएबल को तो वहां हम डेटा टाइप लगाते थे, और जब हम वेरिएबल को अगर असाइन भी नहीं कर रहे अभी वैल्यू को, तो क्या करते थे, उसको डिफाइन पहले करना पड़ता था। यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी था बिफोर यूजिंग वेरिएबल। लेकिन जब पीएचपी की बात आती है तो पीएचपी में पहली चीज डेटा टाइप नहीं लगता, और इसको डेटा टाइप को लगाने से पहले इस x को ये अब पता हो गया कि हम x के अंदर इंटीजर वैल्यू लेंगे, एक नंबर इंटीजर वैल्यू जाएगी, या हम फ्लोट y लेते थे तो इसका मतलब था कि हाँ इसमें फ्लोट वैल्यू आएगी, डेसिमल वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम पीएचपी की बात करते हैं तो सिर्फ वहां पर $साइन लगाकर x लिख देते हैं। इसका मतलब कि ना तो डेटा टाइप इससे पहले देना, ना इस वेरिएबल को अभी पता है कि इसके अंदर वैल्यू कैसी आएगी, इंटीजर आएगी, फ्लोट आएगी, डबल आएगी, या फिर करैक्टर आएगी, स्ट्रिंग आएगी, क्या आएगा कुछ नहीं पता उसको। यही काम सी में पहले उसका डेटा टाइप दिया जाता था, तब डिफाइन हम करते थे, और जब भी हम उसको यूज, चाहे हम यूज उसको करें अपने प्रोग्राम में या बाद में करें, लेकिन उसे पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता था। यहाँ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, जब भी आपको यूज करना है तब उस वेरिएबल को लीजिए। जैसे $x की मुझे जरूरत है, $x = 5 कर दिया मैंने, और जब प्रोग्राम में आगे मुझे कभी कोई और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए z की आगे कहीं जाके जरूरत पड़ती है, तो z को ऐसे कर मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना तो डिफाइन करने की जरूरत है, ना डेटा टाइप की जरूरत पीएचपी के अंदर। ये सबसे बड़ा जो फायदा है वो है यहाँ पर। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पर यूज होते हैं, लेकिन अभी देखेंगे वेरिएबल स्कोप। अब जो वेरिएबल हमने बनाया उसका स्कोप कैसे रहता है, वो कहाँ रेफरेंस्ड हो सकता है, कहाँ डिफाइन हो सकता है,
और कहाँ हम उसको फिर यूज भी कर सकते हैं। डेफिनेशन कहाँ है उस वेरिएबल की और कहाँ उसको यूज किया जा सकता है, यहाँ बात हुई। यहाँ हम फंक्शंस को थोड़ा सा यूज करेंगे। फंक्शंस वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज। वही चीज, स्क्रिप्ट का या प्रोग्राम का वो पार्ट जिसमें कि वो वेरिएबल रेफरेंस किया गया हो या जहां पर उसको यूज करना हो, दैट इज वेरिएबल स्कोप। नाउ वेरिएबल स्कोप अगर पीएचपी में बात करा जाए तो तीन तरीके का होता है। एक होता है ग्लोबल स्कोप, दूसरा लोकल स्कोप और तीसरा स्टैटिक स्कोप। तो पहले ग्लोबल स्कोप की जब बात करते हैं, ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि फंक्शन के बाहर हम वेरिएबल को, आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हम उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर पाते। क्या लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप, मतलब जो फंक्शन के बाहर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका ग्लोबल स्कोप रहेगा। एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड अ फंक्शन, और उसको एक्सेस भी या यूज भी हम कर सकते हैं फंक्शन के बाहर ही, फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं इसका। एक मैंने पीएचपी स्क्रिप्ट शुरू करी और एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 15। क्या किया ये मैंने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं, ये कैसा हुआ, फंक्शन के बाहर है तो ये हुआ ग्लोबल डिक्लेरेशन, लिख दीजिए ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना, या कह दीजिए ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है। अब एक फंक्शन बनाता हूं, मान लीजिए फंक्शन बनाने से पहले मुझको कीवर्ड लगाना पड़ेगा फंक्शन। फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल, जीवी कर दिया मैंने फंक्शन का नाम। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन, इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं तो पता लग जाएगा कि ऐसे होगा या नहीं होगा। तो मैंने कराई इसकी वैल्यू प्रिंट, इको वैल्यू ऑफ x inside function is $x। दिया, ठीक। क्या होगा, ये क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, इसको वैल्यू मिलेगी नहीं। तो इसलिए हम एक लाइन और लिख देते हैं, कमेंट लाइन, यूजिंग x inside function can generate ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब यही चीज मैं फंक्शन के बाहर से भी प्रिंट कराऊंगा। ये इनसाइड फंक्शन हो गया, आउटसाइड फंक्शन हमने प्रिंट कराई वैल्यू को, इसी को इको, या पहले फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इस फंक्शन को फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम लिख देंगे और वो कॉल हो जाएगा जीवी। इसका मतलब फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होने के बाद इसको प्रिंट करा देते हैं, इको वैल्यू ऑफ x आउटसाइड फंक्शन इज $x। हो गया मेरा प्रोग्राम। क्या हुआ प्रोग्राम में, एक स्क्रिप्ट बनाई,
जिसमें एक वेरिएबल एक्स लिया, इसको ग्लोबल वेरिएबल लिया हमने, एक फंक्शन जीवी नाम से बनाया ग्लोबल वेरिएबल, जीवीएस कर देते हैं, स्कोप भी दे देते हैं, स्कोप से पता लग जाएगा कि हमारा स्कोप के लिए बात कर रहे हैं। इको वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन इज $x। हमने फंक्शन के अंदर इस x की वैल्यू को एसेस किया है, यूज करने की कोशिश की है, तो ये इसके अंदर यूज नहीं होगा। पहली चीज क्या दे देगा, एक एरर आपको दे देगा इसमें। और फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन को एसेस किया, इस फंक्शन को रन किया, ये तो डेफिनेशन थी इसकी, तो इसकी डेफिनेशन कॉल की, फिर उसके बाद मैंने उसी वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड फंक्शन प्रिंट एसेस करी है। तो ये एक तरीका था मेरे को इसका स्कोप चेक करने का। तो मैंने क्या किया है, अब यहां पर इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये आएगा कि पहले वो इस फंक्शन को रन करेगा और उसमें लिख देगा वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन इज, लेकिन वो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। पहली चीज एरर देगा, दूसरी चीज इस तरीके से करेगा कि यहां पर वैल्यू नहीं देगा उसकी। नेक्स्ट उसके बाद ये करेगा, तब उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा यहाँ पे 15। तो इसका मतलब इनसाइड फंक्शन हमें वैल्यू नहीं मिली, उसे एसेस नहीं कर पाए, लेकिन जब हमने आउटसाइड फंक्शन उसे यूज किया तो उसकी वैल्यू मिल गई, उसे एसेस कर पाए। इसका मतलब कोई भी ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको इनसाइड फंक्शन आप एसेस नहीं कर सकते हैं, उसे आउटसाइड फंक्शन ही एसेस किया जाता है। ठीक, अब इनको इनसाइड यूज करने का एक तरीका होता है, वो होता है ग्लोबल कीवर्ड। अगर हम ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल है और उसका यूज इनसाइड फंक्शन करना चाहते हैं, उसको फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को हमें ग्लोबल कीवर्ड के साथ फंक्शन के अंदर यूज करना पड़ेगा। इसीलिए ग्लोबल स्कोप में हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का यूज भी करते हैं। ये याद रखिए, ग्लोबल कीवर्ड है इसके अंदर, तो अगर हम ग्लोबल कीवर्ड को यूज करेंगे तो ये एसेस हो जाएगा। कैसे, ऐसे यहां पर जब मैंने ये चीज प्रिंट कराई है, देखिए अब ये एग्जांपल डिफर हो रहा है, मैं ग्लोबल कीवर्ड की बात कर रहा हूं, ग्लोबल स्कोप की बात थी, यहां तक सही था। लेकिन अब बात आती है कि सर अगर मुझे इस वैल्यू को इस फंक्शन में एसेस करना है, ग्लोबल वेरिएबल है लेकिन इसको एसेस मुझे इसके अंदर से ही करना है, फंक्शन के अंदर, तब क्या करना है, मैं थोड़ी सी कोडिंग चेंज करता हूं। क्या करता हूं, दो वेरिएबल ले लिए x और y 10 और ले लिया। अब मैं कहता हूं अब एक फंक्शन बनाता हूं ऐड करने के लिए, सम करने के लिए, और उसमें क्या करूंगा, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करूंगा, और आप देखेंगे कि उससे हम उसको एसेस भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, अब इस सम फंक्शन में मैंने क्या किया, ये जो x और y मेरे वेरिएबल थे इनको यूज कर लिया ग्लोबल कीवर्ड के साथ, तो मैंने दे दिया ग्लोबल $x $y। क्या हुआ, ये मेरा जो x और y है वो ग्लोबल है, यहां बता दिया गया, और एक $z नाम का वेरिएबल लिया और $x प्लस $y कर दिया, और फिर यहां से प्रिंट करा दिया इको सम इक्वल्स टू $z, और यहां से फंक्शन कॉल कर लिया सम। तो आपको ये यहां पर समझ में आया कि कैसे मैंने ग्लोबल वेरिएबल को, जो मेरे ग्लोबल स्कोप में थे वेरिएबल दोनों,
उनको फंक्शन के अंदर से कॉल किया। अब ये फंक्शन, अगर मैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लेता हूं फंक्शन के अंदर और उन वेरिएबल्स के नाम को बता देता हूं कि ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल थे और जिसको मैं अपने इस फंक्शन के अंदर यूज करने वाला हूं, तो वो क्या करेगा, उसको एसेस कर लेगा। ये एक तरीका है जब ग्लोबल वेरिएबल हो लेकिन फंक्शन के अंदर से हमें जो फंक्शन का इनसाइड है वहां से हमें एसेस करना है ग्लोबल वेरिएबल को, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस इज ग्लोबल स्कोप। अब हम बात करेंगे लोकल स्कोप की। तो लोकल स्कोप कैसा होता है, वेरिएबल को डिफाइन भी फंक्शन के अंदर किया जाएगा, जिन वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाए और वहीं पर यूज किया जाए। इन वेरिएबल्स को हम, इस टाइप के वेरिएबल्स को हम फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप में हम लोग जो वेरिएबल था उसको डिफाइन आउटसाइड फंक्शन कर रहे थे, लेकिन इनसाइड से एक्सेस नहीं हो रहा था, यूज नहीं हो पा रहा था। लेकिन लोकल में डिफाइन अंदर करेंगे, अंदर ही एक्सेस हो पाएगा फंक्शन के, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए ये देख लीजिए, यहाँ पे लाइन भी यही है, अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा फंक्शन के अंदर, हैज अ लोकल स्कोप, उसका लोकल स्कोप होता है, लेकिन इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन, उसको सिर्फ एक्सेस भी उसी फंक्शन के अंदर किया जा सकता है, बाहर से नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने अभी ग्लोबल वेरिएबल के लिए दिया था, उसी तरीके से मैं लोकल स्कोप के लिए भी देता हूं। मैंने PHP स्टार्ट की अपनी स्क्रिप्टिंग और एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन लोकल वेरिएबल स्कोप। यहां पर एक वेरिएबल लिया $y इक्वल्स टू 16 और कहा ये लोकल वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू को यहां प्रिंट कराया, एक्सेस करना है मुझको, तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया, इको वैल्यू ऑफ वेरिएबल y is $y और दिया। ठीक, इसके बाद इस फंक्शन को मैंने आउटसाइड फंक्शन कॉल किया lvs, और फिर इस वैल्यू को दोबारा प्रिंट कराया आउटसाइड फंक्शन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल y is $y, यस, और ये PHP। तो अब आपने देखा कि मैंने एक वेरिएबल को फिर से डिफाइन किया, और उसको कहां से डिफाइन किया है, मैंने उसको डिफाइन किया है फंक्शन के अंदर, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। आउटसाइड फंक्शन करता तो वो ग्लोबल होता, इनसाइड फंक्शन है तो वो लोकल वेरिएबल है। अब इस लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस किया है तो वो प्रिंट करेगा वैल्यू, लेकिन जब आउटसाइड फंक्शन उसको यूज करूंगा तो वो एक एरर देगा, या ये वैल्यू भी, ये भी अगर प्रिंट कर रहा होगा तो उसमें वैल्यू y की नहीं देगा, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर सकता उसकी वैल्यू। दिस इज लोकल स्कोप। अब स्टैटिक स्कोप की बात करते हैं। पहली चीज, स्टैटिक स्कोप का काम क्या है। जब हम लोकल वेरिएबल्स को यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, तो इस PHP का एक फीचर है, स्पेशल फीचर है, कि जब उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब वो उन वेरिएबल्स को डिलीट कर देता है, मेमोरी फ्री कर देता है। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ PHP कि जब किसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब PHP जो उसके अंदर वेरिएबल्स थे, लोकल वेरिएबल्स थे, उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देती है, वो मेमोरी को फ्री कर देती है। तब हम लोग ये सोचते हैं कुछ ऐसे वैल्यूज होती हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी हमें उनकी जरूरत होती है, इन आगे हमें उनकी जरूरत पड़ जाती है हमारी स्क्रिप्ट के अंदर।
तब हम ऐसे वेरिएबल्स को स्टैटिक कर देते हैं, ऐसे लोकल वेरिएबल्स को स्टैटिक कर दिया जाता है जिनको हम फंक्शन में या अपनी स्क्रिप्ट में फर्दर आगे यूज करने वाले हैं। तब स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक वेरिएबल का क्या होता है कि वो जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी उन वेरिएबल्स को PHP डिलीट नहीं करती है, वो मेमोरी में बने रहते हैं अगर हम उनको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एक प्रोग्राम बनाया है कि फंक्शन SVS इज स्टैटिक वेरिएबल स्कोप। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल x लिया जिसको स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक। इसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल लिया x y, तो y को क्या किया मैंने, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लिया है, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक। अब मैंने x जो स्टैटिक वेरिएबल था उसको इंक्रीमेंट किया है, फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी इंक्रीमेंट किया है, फिर दोनों की वैल्यूज को मैंने प्रिंट कराया है। इतना काम किया है इस प्रोग्राम के अंदर, इस स्क्रिप्ट में। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इस फंक्शन को ही 2 बार कॉल किया है, इसी सेम फंक्शन को जो है डबल टाइम कॉल किया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 2 बार एग्जीक्यूट होगा। जो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, और एक y वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू 6 होगी अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में। फिर वो x प्लस प्लस करेगा, x को प्लस प्लस कर देगा। जब x को प्लस प्लस करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 7 y प्लस प्लस करके। और फिर जब इन वैल्यूज को प्रिंट कराओगे तो x की जगह 4 प्रिंट होगा और y की जगह 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जब वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तब दोबारा एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जब अब दोबारा, अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, यहां तक मेरा फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो गया। अब फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद होगा क्या, PHP एग्जीक्यूशन होने के बाद जो वेरिएबल थे उनको डिलीट कर देती है, यही मैंने कहा। तो वो क्या करेगी, अब x को तो नहीं डिलीट करेगी, लेकिन y कैसा है, नॉन स्टैटिक, तो वो y को डिलीट कर देगी, डिलीट्स y, लेकिन x डिलीट नहीं किया। अब जब दोबारा एग्जीक्यूट करोगे तो x की बात करेगा तो x उसके पास पहले से दोबारा डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन y नहीं है तो y को दोबारा डिफाइन करेगा, y डिफाइन करेगा और उसमें वैल्यू 6 देगा दोबारा से। अब जब y, फिर दोबारा से वही प्लस प्लस वाला सीन आएगा, तो x प्लस प्लस करेगा तो x तो 5 हो जाएगा और ये 7 ही रहेगा। तो क्या होगा, जब स्टैटिक की प्रिंट करेगा तो 5 हो जाएगी वैल्यू, लेकिन नॉन स्टैटिक की दोबारा से 7 ही प्रिंट करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक वेरिएबल स्कोप। कि स्टैटिक क्या करता है कि जो लोकल वेरिएबल्स थे PHP के अंदर, PHP उनको बाय डिफॉल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डिलीट कर देती है। लेकिन जब बात करेंगे स्टैटिक की, तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने के बाद वो स्टैटिक वेरिएबल स्कोप हो जाता है और PHP आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन वो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो ये था वेरिएबल स्कोप, और इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कॉन्स्टेंट्स।